तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि 2026 के लिए लॉन्च हुआ है। तो ये आपके पास PDF है, तमाम स्टूडेंट्स के पास होगा, इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो वही चीज़ जैसे कल हमने की थी, तो क्वेश्चन से पहले तो MCQs है, उसके आंसर्स हम देख लेंगे कि व्हाट आर द आंसर्स है। चूँकि MCQs चेंज हो गए है तो भाई बुक से ही है, सारे बुक से आउट नहीं, और हमने तो अक्सर चीज़ें पढ़ी हुई है तो हम आंसर बता सकते हैं। तो सेक्शन ए हमारे पास वही है, 20 MCQs है, 5 MCQs ग्रामर से, 5 प्रोज से, 5 पोम से, 5 नॉवेल से। अच्छा, शुरू में इसमें 5 उन्होंने ग्रामर के डाल दिए, कल एंड में 5 ग्रामर के हम देख रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट तो है द प्रोवर्ब नो पेन नो गेन, ये सेक्शन बी में जो आया हुआ था। तो उसके मतलब क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो कल भी बताया था कि अगर आप, तो ये इसका हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस हो जाएगा इसका, कि जब आप मेहनत करते हैं तो उससे कामयाबी मिलती है। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि सारे क्वेश्चन एक साथ देख लें, ठीक है, ओके। तो नो पेन नो गेन का मतलब ये हो गया हमारे पास कि हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। तो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है चूज अ प्रीफिक्स टू मेक अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का रिवर्स या अपोजिट वर्ड क्या होता है, एंटोनिम इसका क्या लगाएंगे इसमें, डीस्टेबलाइज होता है ना भाई, तो डीस्टेबलाइज, तो डीस्टेबलाइज कर देना किसी चीज़ को। तो स्टेबलाइज का जो रिवर्स या अपोजिट वर्ड हमारे पास हो गया, दिस इज डीस्टेबलाइज। थर्ड है चूज अ सफिक्स। सफिक्स मतलब लाहा का जो एंड में लगेगा, तो मतलब एक प्रीफिक्स एक सफिक्स तो आ ही रहा है, हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम में भी आता था। चूज अ सफिक्स फॉर द वर्ब प्रीच टू चेंज इट इनटू अ नाउन। यस, प्रीच के आखिरी में क्या वर्ड लगाएंगे कि नाउन बन जाएगा, ER लगा देंगे, प्रीचर। प्रीच मतलब होता है तबलीग करना, और प्रीचर मतलब मुबल्लिग या तबलीग करने वाला, जो तबलीग करता है दीन की या किसी भी चीज़ का प्रचार करता है। तो प्रीचर एक नाउन है, प्रीच जो है वो एक वर्ब है। जैसे ड्राइव और ड्राइवर होता है, ड्राइव एक वर्ब है, ड्राइवर एक नाउन है, सिंपल इस तरह से। इस तरह प्रीच, प्रीचर, टीच, टीचर, इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। तो बहुत बेसिक है, सबको आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 है ही स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये जो क्लॉज का क्वेश्चन था, आज तो क्लॉज हमें पढ़ना था, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। तो फोर्थ है स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, द अंडरलाइन पार्ट इज डैश, कि वो घर पर रुका रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये अंडरलाइन पार्ट इसका क्या है। अच्छा देखो, अब यहाँ कल हमने पढ़ा था, तो जो वो हमारे पास था एडजेक्टिव क्लॉज एक था, अब वहाँ पर क्या कर रहा था, वो नाउन को क्लासिफाई कर रहा था। यहाँ पर है कि ही स्टेड एट होम, वो घर पर रुका रहा, तो स्टेड का काम है, ये वर्ब है हमारे पास है। अब वो घर पे क्यों रुका रहा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो इस स्टेट को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो घर पे रुका रहा। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये हमारे पास कौन सा क्लॉज हमारे पास है, दिस इज एडवर्बियल क्लॉज। तो उसको हम कहते हैं एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि ये किसी वर्ब को क्लासिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज कहलाता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द वर्ब, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द नाउन। ये बहुत बेसिक ग्रामर है, प्राइमरी लेवल की, ठीक है। फिफ्थ है इन द सेंटेंस मारिया लव्स हर कैट, द वर्ड हर इन दिस इज दिस टाइप ऑफ रेफरेंस। ये वही जो कल हमने किया था, कैटाफोरिक एनाफोरिक रेफरेंस। अब देखिए जो हर हमारे पास आया है, अब ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मारिया को बता रहे हैं ना भाई। तो जो इसका रेफरेंस है वो स्टार्ट में मौजूद है, इसका हवाला। तो ये हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस है, कल भी एनाफोरिक रेफरेंस ही था, और अगर एंड में आता है तो फिर कैटाफोरिक होता है। अच्छा, एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस ये दोनों ही मैंने बताया था, एंडोफोरिक रेफरेंस की 2 टाइप्स होती हैं। तो मोर स्पेसिफिक अगर हम हो जाएंगे तो हमारे ही एनाफोरिक रेफरेंस हो जाएगा। तो उसके लिए कोई बहुत 1-2 घंटे का लेक्चर लेने की नीडिंग है, बहुत बेसिक है, 1 मिनट की बात है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कल भी किया था, आराम से हो गया था, आज भी आराम से हो गया। इसी तरह का कुछ अलग सेंटेंस आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो वो भी कर लोगे आप, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 6 से एस्टेला ट्रीटेड पिप ड्यूरिंग देयर फर्स्ट मीटिंग, तो वो डिसडेन, विद डिसडेन हो जाएगा ना। डिसडेन मतलब हकारत के साथ, नफरत के साथ, डिसडेन मतलब हकारत के साथ। उसने उसकी तजलील की थी, पहली मीटिंग में एस्टेला ने जो है वो पिप की तजलील की थी, तो डिसडेन का वर्ड भी वहाँ लिखा हुआ था कि शी ट्रीटेड हिम विद डिसडेन। तो डिसडेन मतलब हकारत के साथ। तो कल जो वैसे भी हम मॉडल पेपर कर रहे थे उसमें MCQs का इशू आ रहा था, पहले खास तौर पर शुरू के 2, जिस वजह से भी उसको नहीं डाला गया ऑफिशियल के अंदर, क्योंकि वो मल्टीपल MCQs करेक्ट लग रहे थे उसके। अब ये केस में तो एक्यूरेट यहाँ पर डिसडेन ही होगा, ये बुक की लाइन है एग्जैक्ट, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में। नेक्स्ट है पिप्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मेनली कम्स फ्रॉम डैश। यस, वेल से उसके जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन आई थी वो दौलत से आई थी, जो एबेल मैकविच ने उसे दी थी। तो ये होगा वेल्थ एंड सोशल एडवांसमेंट। अब ये 5 MCQs आ रहे हैं बेटा लाइन से आपके पास, ये नॉवेल के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के। 8th है द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल इज डैश, या सोशल क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ। सोशल क्लास को डिस्कस किया, अमीरी गरीबी का फ़र्क ये बताया गया इसके अंदर है, पर्सनल ग्रोथ की बात की गई, इंसानी शख्सी नशोनुमा की बात की गई इसके अंदर है, ठीक है। तो ये भी आसान MCQs है। 9th है मैकविच इज पिप्स डैश
सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो उसका, उसने सीक्रेटली उसको जो है, बेनिफैक्टर मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाने वाला, फ़ायदा पहुंचाने वाला, ठीक है, फ़ायदा देने वाला, उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। तो वो सीक्रेट बेनिफैक्टर था जिसने अपना राज फाश नहीं किया था, वो एंड में जाकर उसका राज फाश हुआ कि जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था पिप का, वो असल में एबेल मैगविच था, ठीक है, जो कॉन्विक्ट था असल में। 10th है मिस हैविशाम इज़ नोन फॉर ऑलवेज डैश वेयरिंग हर वेडिंग ड्रेस। मिस हैविशाम को जो है वो अक्सर जाना जाता था कि वो हमेशा अपना जो वाइट कलर का एक वेडिंग ड्रेस था वो पहना करती थी, और वो हमेशा उसको, तो वो रीज़न भी आप जानते हैं क्यों। तो ये 5 MCQs हमारे पास आए, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 5 MCQs ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आपने नॉवल को पढ़ा है ठीक तरह से तो फिर आप इजीली किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने उसका अपलोड भी किया हुआ है कंप्लीट लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ, आपको पढ़ाया भी है, वैसे अपलोड भी किया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो क्लास छूटी है तो, क्योंकि 5 MCQs तो 5 नंबर के आ रहे, इससे कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 5 MCQs अब आएंगे इसके हमारे पास जो है वो चैप्टर से आएंगे, प्रोज से आएंगे, ठीक है। तो प्रोज का मॉडल पेपर में हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है दैट इज लियो टॉल्स्टॉयज स्टोरी टीचेस अबाउट डैश। लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी किस चीज़ के बारे में बताती है हमें? ग्रीड के बारे में, लालच के बारे में हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है, ग्रीड इज अ कर्स, ये इसका मोरल है असल में। या इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे कि डिज़ायर टू ग्रास्प मोर, तो वही बात है। 12 है इकारस फेल बिकॉज ही डैश। इकारस क्यों गिर गया था नीचे? बिकॉज ही फ्लू हाई, क्योंकि उसके जो विंग्स से मोम के वैक्स के बने हुए थे, जब ऊंचाई पर गया तो सूरज की तपिश ने उसको पिघला दी, जिसकी वजह से उसके पर जलने शुरू हो गए और वो नीचे समंदर में गिर गया, ठीक है। तो इकारस एंड डेडलस बाय जोसेफिन प्रिस्टन पीबडी, हमने पढ़ा हुआ है, एक ग्रीक मैथोलॉजिकल दास्तान है। 13th है मार्टिन लूथर किंग्स स्टांस ऑन वायलेंस वाज टू डैश। यस, क्या? यस, रिजेक्ट एंड प्रोमोट नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो स्पीच जो थी आई हैव अ ड्रीम, उसमें क्या करते थे? वो वायलेंस को, कत्ल गारत को रिजेक्ट भी करते थे और नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे कि हम जो अपनी जो तहरीक चलाएंगे उसमें कोई वायलेंस को, कत्ल गारत नहीं होगी, ताकि वाइट जो अमेरिकन हैं उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट हम पर डेवलप हो। तो उन्होंने स्पीच में पूरा एक बात की थी एक पैराग्राफ में। 14th है अकॉर्डिंग टू रसल, अभी अपने पढ़ा नहीं अब तक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है। तो अकॉर्डिंग टू रसल हैप्पीनेस मेनली कम्स फ्रॉम डैश। वैसे तो नहीं पढ़े बिना भी हम बता सकते हैं कि दौलत से तो नहीं आएगी, ना ही ताकत से, ना ही किस्मत से आती है। हेल्दी इंटरेस्ट इन लाइफ, जब अपनी ज़िंदगी में आप एक सेहतमंद दिलचस्पियाँ पैदा करते हैं तो जाकर क्या होता है, ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल बिना पढ़े हो जाए, चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है इसके लिए। वो एक लक की बात है कि आपको ऐसा सवाल, डायरेक्ट सवाल पढ़ के जवाब का पता लग जा रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको चैप्टर पढ़ना पड़ता है। 15th है अ मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो ये भी बिना पढ़ा नहीं, हमने पढ़े बिना बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मुआशी असर किस चीज़ पर हुआ है। मोर फॉरेस्ट, तो ये तो मतलब नेगेटिव इफेक्ट हुआ है ना अभी क्लाइमेट चेंज का, पॉजिटिव तो नहीं हुआ है। अब इस सबसे नेगेटिव इफेक्ट हमारे पास क्या है? हायर पॉवर्टी, ये गुर्बत बढ़ गई है। तो बिना पढ़े इतने बड़े चैप्टर को हम आंसर बता दे रहे हैं। बड़ी किस्मत है, लक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो जाए, कभी कभार चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है, कोई ऐसी बात उसमें पूछ लेते हैं। तो ये तो दोनों चैप्टर हमने नहीं पढ़ते हैं, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है, ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों से आया। नेक्स्ट 16 है अकॉर्डिंग टू पोएट। ये अब ये 5 MCQs लास्ट के हमारे पास पोइट्री से आएंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉजेज अ पर्सन टू डाई स्लोली। किससे एक इंसान धीरे धीरे मरता है? आपको बुरा काम होगा तो इंसान धीरे धीरे मरेगा ना भाई। ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली तो अच्छा काम है। अवॉइडिंग रूटीन एक्टिविटीज़, अगर वो रूटीन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करेगा तो ये बेहतर है, बल्कि फेलिंग टू चेंज हैबिट हो जाएगा ना हमारे पास। अगर कोई इंसान अपनी आदतों को तब्दील करने में नाकाम हो जाता है तो फिर वो डाई स्लोली, वो धीरे धीरे मरता है। और ये एक मेटाफोर है, कल मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है 17th इन द पोम सुर ससी द पोएट टीचेस अस डैश लव एंड डिवोशन। तो शाह लतीफ़ इसमें हमें लव एंड डिवोशन सिखा रहे। 18th है अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज अ रिनोन पोएट एंड डैश फिलोसोफर, दैट्स सो इजी, फलसफी थे, फिलोसोफर थे। नेक्स्ट है 19th है द टोन ऑफ द पोम स्टॉप ऑल क्लॉक्स इज डैश। स्टॉप ऑल क्लॉक्स का जो टोन है वो क्या है? अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव अप्रोच रखना किसी चीज़ के बारे में, कोई मोटिवेशनल टाइप की पोम तो ये नहीं थी, ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होगा। सटारिकल में तंज, सटारिकल मतलब तंजिया, तो तंज भी नहीं किया जा रहा किसी चीज़ पर, इस पर तो तंजिया भी नहीं है। वो विलियम शेक्सपियर का है द 7 एजेस ऑफ मैन, वो सटारिकल पोम है। इस तरह ह्यूमरस, ह्यूमरस के मतलब वो क्या होता है भाई? मज़ाहिया, तो ये मज़ाहिया भी नहीं है। तो क्या हो गया हमारे पास इसका? मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक का मतलब होता है गमगीन या उदासी भरा।
गमगीन या उदासी भरा इसका हमारे पास जो है वो एक इसका है, चूँकि एलिजी है ना ये, स्टॉप ऑल क्लॉक्स इज एन एलिजी, एन एलिजी टीचेज यू अबाउट द थीम ऑफ मेलंकोली। मेलंकोली मीन्स सैडनेस, ग्रीफ, उदासी, सैडनेस, ठीक है। 20 है द पोम इफ एडवाइजेस टू रिमेन काम ड्यूरिंग डैश, जो रुडयार्ड किपलिंग के नज़ाम है, यस, सक्सेस एंड फेलियर। इफ़ कहते हैं चाहे आपको कामयाबी मिले चाहे आपको नाकामी मिले, दोनों सूरतों में आपको जो है वो काम होना चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। इफ़ के अंदर यही थी जो रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं। तो ये तो आसानी है, कोई इतना खास मुश्किल MCQs नहीं आए हैं, ईजी है, 20 के 20 सही कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ने वाले हैं तो, ज़्यादा पढ़ने वाला तो ऐसे ही कर लेगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हल्का सा एवरेज बच्चा भी इसका सारा सही कर सकता है, तो कितना मुश्किल नहीं है। चूँकि हमने पढ़ा है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं पढ़ते तो जाहिर सी बात है फिर डिफ़िकल्ट बात होती, फिर तो शायद मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे MCQs हम नहीं बता पाते। अब आते हैं सेक्शन B के अंदर, अच्छा इसमें रिवर्स ऑर्डर पे चल रहा है, MCQs पहले आ गए ना PDF में। अब ये सेक्शन B हमारे पास है। अब सेक्शन B में अगर हम देखेंगे तो वही हमारे पास 40 मार्क्स के सेक्शन B हमारे पास होगा, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 2 सब सेक्शन है, B1 B2, और B1 से 6 सवाल अटैम्प्ट करने, B2 से 4 सवाल अटैम्प्ट करने, सिर्फ 10 सवाल अटैम्प्ट करने, वही जो कल बात हो रही थी। तो ये सेक्शन B1 हमारे पास है, प्रोज, पोइट्री और नॉवेल से क्वेश्चन चेंज कर दिए गए होंगे यकीनन शायद, लेकिन है वही उसी तरह से। देखो शुरू के हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, तो स्टार्ट से हमारे पास जो, एक सेकंड, स्टार्ट जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास किससे आ रहे हैं, ये प्रोज से आ रहे हैं ना भी, अगर आप देखें तो। उसके बाद अगले 3 क्वेश्चन आप किससे आ रहे हैं, आपके पास पोम से आ रहे हैं, और अगले 4 क्वेश्चन लास्ट में किससे आ रहे हैं हमारे पास है, नॉवेल से आ रहे हैं। अब देखो इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि 2 पोर्शन को आप सही से पढ़ लें, कॉमन अगर आप अपना सेंस यूज़ करें तो। अगर आप प्रोज और पोम पढ़ लें तो आप नॉवेल पूरा छोड़ दें, 6 सवाल निकल गए। लेकिन बेहतर ये नहीं है, मैंने जो हमें इसको बताया था, कल भी बता रहा था, प्रोज आप छोड़ दें, पोम और नॉवेल आप ठीक से कर लें तो भी एक चॉइस आपके पास है। नॉवेल का तो कोई भी क्वेश्चन आज आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टोरीज पर बेस करते हैं। मैं पढ़ नहीं रहा, वैसे भी आपको पता होगा ये स्टोरी बेस्ड है। नया भी आ जाता है कोई तो भी कर देते हैं, क्योंकि स्टोरी है। पोम की जहाँ तक बात है वो थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वो कम है, चैप्टर ज़्यादा है और चैप्टर में क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, तो पोम में क्वेश्चंस कम होते हैं। और तो इसलिए बेहतर है कि इंसान नॉवेल और पोम से निकले, प्रोज पूरा छोड़ दें। क्वेश्चन आंसर याद तो ऐसे कर लिया आपने, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप उसको फोकस नहीं भी करते हैं, तो आपके यहाँ से 7 क्वेश्चन निकल है, जिसमें से 6 आपको करने। अगर हम थोड़ा ट्रिक लगाएं, स्मार्ट वर्क करें, तो हमें ये पता लगता है। बाकी हार्ड वर्क करना तो सब याद करो बैठ के, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, पूरे नोट्स याद कर लो, पूरी किताब याद कर लो, तो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी ना। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता है। हर बच्चा चाहते हैं सर कम से कम बताएं कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। जो बच्चे मिनिमम चाह रहे हैं कि तैयारी से मैक्सिमम मार्क्स गेट करें, बात समझ में आ गई, तो भी एक चॉइस है कि कोई यार छोड़ सकते हैं, खासतौर पर पोम को। ये तो चारों कर लो, इसमें से एक चॉइस में आप छोड़ सकते हैं। इसमें भी अगर आपको मोर सेलेक्टिव बनो तो एक पोम भी आप छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी का कोई भी, ऐसी बात है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर कॉमन सेंस लगाओ तो एक नज़म भी छोड़ सकते हैं इसके अंदर आप, तो लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप 6 क्वेश्चन पर आकर अटक जाओगे। अगर उस जो पोम आपने छोड़ा है, अगर उससे एक क्वेश्चन आ गया तो वो तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन बाकी तो पूरा ही हो जाएगा 6 सवाल। अगर कोई एक पोम भी छोड़ सकते हैं, तो इस तरह अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क है, लेकिन फिर क्या होगा, आप पूरे हैंड टू माउथ पर होकर काम करेंगे। तो मर्जी आपकी, आप जैसा करना चाहें, ठीक है। बाकी तैयारी तो हमने सारी की भी है, तो हमने तो यार टेस्ट वगैरह सब लिया हुआ है, तो हमें तो इशू कोई नहीं है ऐसा खास, ठीक है। मिड टर्म में भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी बता रहा हूँ जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनके लिहाज से, क्योंकि जो तैयारी अभी स्टार्ट करेंगे अपनी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसा कर सकते हैं। हम तो फर्स्ट डे से तैयारी कर ही नहीं। B1, इसके बाद सेक्शन B2 की बात जब हम करते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है, वही हमारे 4 करने। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर स्लाइड चेंजिंग आपको दिखाई देगी, जिसके लिए मैं मेन जो लेक्चर बना रहा हूँ, अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं थी, अब यहाँ चेंजिंग आई है। तो सेक्शन B, अच्छा इसमें 11 क्वेश्चन, 11 जो हमने क्या किया गया है इसमें कि फ्रेजल वर्ब को, अच्छा मतलब पहले तो ईडियम्स को ज्वाइन, प्रोवर्ब को ज्वाइन करना था, तो प्रोवर्ब हटा दिया गया। उससे एक बेहतर क्वेश्चन आस्क कर लिया गया है कि बुक के ही कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं, उनके मीनिंग से उसको ज्वाइन कर लेना है, किसी 4 को। जैसे कीप इट अप, कीप इट अप का क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को जारी रखना, बोलते हैं ना भाई कीप इट अप, कंटिन्यू करो, जारी रखो। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करना, सेग्रीगेशन। ये वर्ड हमने पढ़ा था इसके अंदर, लाइक आई हैव अ ड्रीम के अंदर, क्योंकि वो सेग्रीगेशन को मना करते थे कि जिस तरह ब्लैक और अमेरिकन को अलग किया जा रहा है, जो सेग्रीगेट किया जा रहा है, तो ये सेग्रीगेशन के खिलाफ थे वो। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया, बीइंग अ पार्ट। कनिंग, कनिंग मतलब होता है मकार, चालाक, तो उसका क्या हो जाएगा, श्रूड हो जाएगा। श्रूड मतलब भी होता है होशियार या चालाक, कनिंग। गेटिंग ऑन,
गेटिंग ऑन का मतलब क्या होता है? गेट ऑन विद समवन मींस, गेट ऑन विद समथिंग मींस किसी चीज़ को मैनेज करना। गेट ऑन हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ना, आई एम गेटिंग ऑन विद दिस थिंग, मतलब मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिम्फोनी का डायरेक्टली हमारे पास क्या हो गया? हारमोनी, हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन, सिम्फोनी, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। तो ये 4 को ही करना है, तो ये मैच द कॉलम को इतना मुश्किल नहीं होता, बेसिक इंग्लिश नॉलेज से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 12 हमारे पास है, यूज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इन सेंटेंस। अब ईडियम को सेंटेंस में यूज करने तो कल भी शायद था, तो 7 हमारे पास है, किसी 4 को करना है, कुछ सेम है कुछ अलग हो गए हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आ गया गो वायरल। अच्छा, गो वायरल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी के साथ फैल जाना, तो वायरल डिजीज़ से मुराद इससे नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पर कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हिज सुइसाइड नोट वेंट वायरल, मतलब फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है वो सुसाइड करता है तो उसका सुसाइडल नोट होता है या फिर उसके सुसाइडल वीडियो, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वीडियो में वो वायरल हो जाती है। ये देखो फलाने बंदे ने इस तरह से ये बोलने के बाद खुदकुशी कर ली, तो ये वायरल उसको हम कहते हैं, ठीक है। वेंट वायरल या गो वायरल, उसको हम चेंज कर सकते हैं बेटा किसके अंदर, किसी भी फॉर्म में चेंज कर। सर इसमें तो गो वायरल था, वेंट वायरल कर लिए, तो इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि फॉर्म चेंज किया जा सकता है, ठीक है। बाइट द बुलेट तो मैंने कल आपको बता दिया था, बाइट द बुलेट मतलब खतरों से निपटना, खतरों से खेलना किसी चीज़ से, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बताया था कि भाई द सोल्जर्स बाइट द बुलेट इन द बैटल फील्ड, मतलब वो खतरों से खेलते हैं बैटल फील्ड में। थर्ड हमारे पे स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? टू किसी राज को फाश करना, टू टेल द सीक्रेट, कोई राज की बात बताना, दैट इज स्पिल द बीन, ठीक है। तो शी स्पेल, अच्छा यहाँ पर स्पिल द बीन है ना, तो स्पिल्ड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो शी स्पिल्ड द बीन अबाउट हर सक्सेस, मतलब उसने अपनी कामयाबी का राज जो है वो बता दिया, ठीक है। तो स्पिल द बीन मतलब किसी राज को फाश करना जो चीज़ लोगों को पहले से पता ना हो, ये बहुत कॉमन वर्ड है स्पिल द बीन, ठीक है। और शॉर्ट फ्यूज मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम, गुस्सा, बहुत गुस्से वाला शख्स, ठीक है। तो माई उर्दू टीचर इज़ अ शॉर्ट फ्यूज, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून। ये बहुत कॉमन, बहुत पुराना इडियम है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब शाज़ो नादिर, मुश्किल से कभी, सेल्डम कोई चीज़ होती है। तो ही विजिट्स मी मतलब वो मिलता है मुझसे, ही विजिट्स मी वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून से मुराद के मुश्किल से ही कभी, शाज़ो नादिर। नंबर 6 आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आसान तरीन जुमला बना रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैं वीडियो में ईजी ही बना रहा हूँ, ठीक है। डिफिकल्ट भी कर सकते हैं उसको, एक से एक वैरायटी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है घोस्ट समवन। घोस्ट समवन क्या, घोस्टिंग जिसको हम कहते हैं, ये भी एक बहुत एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। मीन्स टू एंड कम्युनिकेशन विद समवन, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना किसी से, दैट इज़ कॉल्ड घोस्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि माई फ्रेंड घोस्टेड मी, अच्छा इसको भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, घोस्टेड मी आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ये बहुत बेसिक है, जो स्टूडेंट्स आजकल इन वर्ड्स को मतलब समझते हैं, क्योंकि यूज़ भी किया जाता है आजकल। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बहुत पुराना इडियम है। जल बिन मछली मीन्स के फिश ऑफ वाटर मतलब तड़पना किसी भी चीज़ के लिए, तो फिश ऑफ वाटर। तो द टॉडलर इज अ फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट इट्स टॉयज, मतलब बच्चा अपने खिलौने के बिना जो है वो फिश आउट ऑफ वाटर होता है, मतलब तड़पता रहता है खिलौने के लिए, ठीक है। तो कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इजी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आती तो याद कर लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। वरना इतना 4 तो हर किसी को आ जाएगा इसमें से, जो बेसिक इंग्लिश बोलता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलता है, 4 तो कर ही लेगा इसमें से। मिसाल के तौर पे वंस इन अ ब्लू मून हो गया, गो वायरल हो गया, इसी तरह से स्पिल द बीन है, फिश आउट ऑफ वाटर है, घोस्ट समवन है, ये सब तो ऐसे ही कर लेते हैं यार, हर किसी को पता होता है, खास आवाम को इसकी मीनिंग, ठीक है। बाकी बाइट द बुलेट हो गया, शॉर्ट फ्यूज हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, समझ में आ गई बात सबको। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये सेंटेंस बनाने होते हैं आपको इसके अंदर, ईडियम्स को अपने को। मसला क्लियर है, आसान है। तो थोड़े से चेंज के, कुछ कल वाले यूज़ किए गए, कुछ चेंज कर दिया गया, तो मसला है,
समझ में आ गई बात सबको? मैं पूरा आपको सामने सॉल्व कर दे रहा हूँ, कैसा नहीं कि आप परेशान हो कि सर ये कैसे होगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। 13th है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। क्योंकि जब मॉडल पेपर आता है तो सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं होता है, वो डायरेक्ट बस आ जाता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है, टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको सॉल्व करें, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस तो कल भी था भाई, उसके लिए एक लेक्चर आपको कंडीशनल का लेना पड़ेगा। अब इसमें इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा ये लाइन से 0 कंडीशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तो आसान कर दिए, लाइन से चारों कंडीशनल डाल देंगे, पहले टाइप 0 फिर टाइप 1 फिर टाइप 2 टाइप 3। कल था वो रैंडम था, आज जो है वो सीक्वेंस में। इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस कॉमा इट बॉयल्स, हो गया, ये दोनों प्रेजेंट सिंपल में आ गया। टाइप 1 में क्या होता है, शी विल जॉइन अस इफ, प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आएगा, शी विल जॉइन अस इफ वी इनवाइट हर, अगर हम उसको इनवाइट करेंगे तो वो हमें ज्वाइन करेगी। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो अब क्या हो जाएगा, चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइप 2 कंडीशनल है, तो कॉमा के बाद जो है वो प्यास वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म सा बनेगा ना हमारे पास, रिजल्ट वाला क्लॉज है। इफ़ आई वर यू आई वुड ब्रेक हिज टीथ, या आई वुड ब्रेक हिज बोन्स, कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कौन पूछता है यार, बस अब थोड़ा रट्टा ढूंढना मारूंगा यार इसको बैठ के। अब नेक्स्ट है, मतलब मेरे ध्यान में जो पहला आ रहे हैं उसको लिख दे रहा हूँ। अब 1000 जुमले बना सकता हूँ मैं इससे, इफ आई वर यू से, आप भी बना सकते हैं, 1000 नहीं तो 10 तो बना ही सकते हैं, ठीक है। मैं 1000 बना रहा हूँ, तुम 10 तो बना ही दोगे ना यार कम से कम। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा होता, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं इसकी जगह पर। नेक्स्ट देखें, दे वुड नॉट हैव फेल्ड इफ, अब ये वुड नॉट हैव आ गया, तो इफ का क्लॉज हमारे पास किससे बनेगा, पास परफेक्ट में। दे वुड नॉट हैव फेल्ड इफ दे हैड वर्कड हार्ड। इसके लिए कंडीशनल का एक आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, क्लियर है तो मसला। तो आप चाहेंगे तो एक क्लास तो हम इसमें कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड है, क्वेश्चन 14 हमारे पास। तो आई हैव 3 फेवरेट स्पोर्ट्स, हॉकी, सॉकर एंड टेनिस, पंक्चुएट। अब यार इसको पंक्चुएशन करना जरा देखें। आई हैव 3, देखो पंक्चुएशन में क्या होता है, सिंबल्स हमें यूज करने होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स यू हैव टू यूज एक्यूरेटली और परफेक्टली। आई हैव 3 फेवरेट स्पोर्ट्स, मेरे 3 फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। अब देखो, अब इसके बाद आपको लिस्ट स्टार्ट होती है ना बेटा, तो क्या होता है, इसके लिए हम लोग कॉलन लगाते हैं। आई हैव 3 फेवरेट स्पोर्ट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे। कॉलन से हमारे एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हॉकी, सॉकर एंड टेनिस। अब क्या 3 चीज़ें हैं, तो हॉकी के बाद क्या आ जाएगा, कॉम आ जाएगा, हॉकी कॉमा सॉकर एंड टेनिस। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें बेटा, तो ये हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश का रूल होता है, अमेरिकन जो है ऐसे लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश की बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है, जो एंड से पहले आता है हमारे पास। तो ब्रिटिश जो होते हैं वो एंड से पहले भी कॉमा लगा देते हैं, लेकिन अमेरिकन एंड से पहले कॉमा यूज़ नहीं करते। तो आपकी मर्जी है, एंड से पहले कॉमा लगाओ ना लगाओ, यूएस यूके का फ़र्क है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं फ़र्क क्या है दोनों के बीच में। तो पंक्चुएशन का भी फ़र्क है अमेरिकन ब्रिटिश के अंदर, तो आप मैं कॉमा लगा भी सकता हूँ, कॉमा हटा भी सकता हूँ, एंड से पहले। ये वाला कंपलसरी अमेरिकन ब्रिटिश सब लगाएंगे, क्लियर है। तो तो मसला नहीं है, तो गौर से सुना करें मेरी बातों को, मैं तेज़ी में बोलता हूँ बट बहुत काम की चीज़ें भी है। दिस इज़, इसलिए घर जाए ना तो इसको 0.5x की स्पीड पे भी सुन सकते हैं, आराम करके, स्लो करके भी सुन सकते हैं मैं क्या बोल कर गया हूँ, ठीक है। तो बच्चे परेशान होते, इतनी सारी बातें हम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा स्लो करके सुन लो, तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज द गर्ल, शी वॉन द स्पीच कंपटीशन, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। ये तो आज आपको पढ़ाना था मुझे कि कंपाउंड सेंटेंस, ये सेंटेंस के टाइप है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 टाइप्स होते हैं ना। तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल करके। अब मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होते हैं फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज, दैट इज फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो। अब यह क्या लगेगा, अगर आप देखें फॉर, एंड, अच्छा यहाँ पर जो फॉर होता है, फॉर का मतलब यहाँ पर होता है क्योंकि, फिर एंड मतलब होता है और, नॉट मतलब होता है नहीं, बट मतलब होता है लेकिन, और मतलब या, येट मतलब होता है फिर भी, और सो मतलब होता है। तो उर्दू तर्जुमा अगर हम करें तो उर्दू में ये हो जाती है, कंजंक्शन है हमारे पास ही। तो यहाँ पर क्या लगेगा, दिस इज द गर्ल, शी वॉन द स्पीच कंपटीशन। कैसे बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, क्या लगाएंगे, इनमें से क्या फिट हो रहा है, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, इसमें से एक लगेगा फैन बॉयज में से। बताओ, आप तो बताओ, जब पूछ रहा हो तब तो बताएं। हाँ, मुझे तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है ये। चलो, दिस इज द गर्ल, शी वॉन दिस, ये लड़की है, दिस इज द गर्ल,
एंड शी वॉन द स्पीच कंपटीशन। दिस इज द गर्ल, जेट, मतलब ये जेट तो नहीं समझ में आ रहा ना, दिस इज द गर्ल, ये लड़की है, फिर भी शी वॉन द स्पीच कंपटीशन। इससे क्या, तो लड़कियां जीतती हैं स्पीच कंपटीशन को, नई चीज़ थोड़ी ना, येट तो नहीं लग रहा इसमें, एंड ही लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा जुमला अजीब लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। चले एंड लगा देते हैं, एंड ही लगाएंगे ज़्यादातर बच्चे इसमें। सी है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट चेंज द वॉइस। अब एक्टिव पैसिव आ गया इसके अंदर, वो तो फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, तो ये हैव लगा हुआ तो हैव बीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट हैव बीन नहीं, हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, सही है, ये तो आता है आपको, फर्स्ट टाइम में सीखा है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, चेंज द नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गया, लेकिन एक ही सवाल सिर्फ, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ये भी हमें आता है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद कन्फर्मेटिव है, तो क्या हो जाएगा, इफ। डू यू लाइक कॉफ़ी, अब डू ये है हमारे पास, यू के बाद चला जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, तो यू लाइक कॉफ़ी हो जाएगा। ये यू हमारे पास कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, तो आई हो जाएगा। इफ़ आई टेंस चेंज होगा तो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड। इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा, पास्ट सिंपल, ये नरेशन है। ठीक है, 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल बात समझ में आ गई। तो ये डू एज डायरेक्टेड है। अब आपकी मर्जी, आप इसको अटेम्प्ट करो, मुश्किल लगता है तो स्पॉट द एरर करो, कल जैसे मैं बता रहा था। स्पॉट द एरर ऐसे आसान रहता है, डू एज डायरेक्टेड डिफिकल्ट है, मैंने आपको कल भी बता दिया था ये बात। चलो आप देख लेते हैं स्पॉट द एरर में, ये तो एप्टीट्यूड में भी काम आ जाएगा, अगर यहाँ कर लोगे तो स्पॉटिंग एरर, तो वहाँ, लेकिन यहाँ स्पॉटिंग एरर ईजी होता है, एलईडी के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट आता है स्पॉटिंग एरर की बात जब हम करें तो। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर रेक्टिफाई। रीराइट मैं नहीं करूँगा, मैं यहीं पर इसको गलतियाँ सही करूँगा। आप देखें, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, भाई कल जो था, मोर हट जाएगा, चूँकि स्मार्टर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इट डजंट रिक्वायर मोर। समझ में आ रही है तो मसला। बी है, ईच बॉय मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट, क्या होगा यहाँ पर, ईच जब आ गया तो ईच कैसा सेंस रहता है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर, तो देयर तो नहीं आएगा, देयर की जगह क्या आना चाहिए, इट्स, नहीं इट्स कहाँ से, हिज, बॉय है ना, तो इट्स कहाँ से, ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज होमवर्क, तो बॉय की आ जा रहा है ना, समझ में आ गई बात। तो ये स्पॉटिंग एरर हो गया हमारे पास। ये नॉन प्रोनाउन एंटीसीडेंट हो सकता है, आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, रूल तो सेम रहता है। ही प्रीफर्स कॉफी देन टी, देन की जगह क्या आएगा बेटा, नहीं और तो नहीं आएगा, ऑन आएगा ना। ही प्रीफर्स कॉफी ऑन लिख दो या ओवर लिख दो, एक ही बात है। ही प्रीफर्स कॉफी ऑन टी या कॉफी ओवर टी, वो कॉफी को चाय पर तरजीह देती है। आप और कह रहे हैं ना, और नहीं होगा इसमें, प्रीफर के साथ हमेशा ऑन या ओवर आता है। आई प्रीफर दिस थिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है, ऑन या ओवर, क्लियर है। डी है, ही इज नोन टू मी फॉर 10 ईयर्स, ये तो आसान है। फॉर आ गया तो जाहिर सी बात है, सिंस कहाँ से, अल्लाह के बंदे यार, सही है फॉर, बच्चों वाली गलतियाँ, इज नहीं होगा ना, हैज़ बीन होगा। सिंस कहाँ से, पीरियड ऑफ टाइम के साथ सही है, फॉर लगता है। तो इतना बेसिक गलती करोगे एप्टीट्यूड में खाक नंबर लाओगे, ठीक है। हैज़ बीन होगा ना बेटा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचपन से 5-6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या वो मुझे जानता है, तो ही हैज़, अच्छा ही हैज़ बीन नहीं होगा, ही हैज़ होगा। ही हैज़ नोन टू मी ना, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है ना, नोन आ गया ना, नोइंग थोड़ी ना। ही हैज़ नोन टू मी फॉर 10 ईयर्स। जो परफेक्ट टेंसेस के अंदर भी सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता, परफेक्ट में भी होता है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन परफेक्ट टेंसेस में भी लग सकता है। मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ, तो इसी तरह से बनेगा ना कि ही हैज़ नोन टू मी फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन सी है। सेक्शन सी सेम आ गया, ठीक है। इसमें जो चेंजिंग आपको दिखाऊंगा वो ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ी सी है। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये पर्सनल स्टेटमेंट है या ईमेल है, तो हम ईमेल कर लेंगे। क्लास टीचर एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज एंड रिक्वेस्टिंग परमिशन टू सबमिट द मिस्ड असाइनमेंट, इस तरह से। ये इजी है, ये ईमेल खुद भी लिखा जा सकता है फर्स्ट डे के पैटर्न से, क्योंकि फर्स्ट डे वालों का ईमेल हटा देंगे आपका। अच्छा, ये वाला और करके ना, इसमें ये सवाल पता नहीं कल था कि नहीं था, ये डाला गया है। बट राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट टू सीक एडमिशन इन MBA ऑन स्कॉलरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंग्लैंड।
तो जब आपको अब्रॉड अप्लाई करना होता है फॉरेन में, तो यू हैव टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट लाइक व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो ऑब्जेक्टिव आपको, ये ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है ना, तो वो पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं उसको। तो लेकिन वो जाहिर सी बात है अभी आप नहीं लिख पाएंगे, उसकी इंग्लिश बड़ी डिफरेंट होती है। तो अभी आप ईमेल कर लेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, आगे जाकर आपके काम आता है पर्सनल स्टेटमेंट लिखना। मतलब अभी लेकिन नीड नहीं है उसकी, इसको आप अभी छोड़ देंगे, बट आगे आप लिखेंगे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये अलग अलग टॉपिक्स पे सब चेंज हो गया, टॉपिक्स चेंज कर दिए ना, थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स डाले में। इस फास्ट फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ इश्यूज अमंग टीनेजर्स, या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, क्या फास्ट फूड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ इश्यूज़ का टीनेजर्स का, या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आर्गुमेंट करना इसके ऊपर, अब है नहीं है तो उस पर डिबेट करना। सेकंड है इज़ अवर एग्जामिनेशन सिस्टम अ ट्रू टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्या हमारे निज़ाम इम्तहान से सही इम्तहान होता है इंटेलिजेंस का, जहानत का। तो ये तो बिग नो फॉर दिस, तो पता ही है सबको। लेकिन आर्गुमेंटेटिव आप यस करके भी इसको आर्गुमेंट कर सकते हैं, ये डिबेट होता है, डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे 2 डाल लें, बाकी 2 क्रिटिकल एनालिसिस डाल लें। एनालाइज हाउ स्मार्टफोन अफेक्ट स्टडी हैबिट्स। अच्छा, ये जो 2 हमारे पास है ना, सुनिएगा जरा गौर से, इनको कहा जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, मतलब बहुत बेहतर किया जा रहा है इसमें एसेस के अंदर ना, जो मैं देख रहा हूँ टॉपिक्स को बेहतर किया जा रहा है। वो पुराने ज़माने का ब्लेसिंग ऑफ साइंस और फलाना ढिमकाना प्रॉब्लम ऑफ कराची, ये सब खत्म कर दे। जाहिर सी बात है बच्चा यार बिल्कुल ही वो था। तो इसमें देखो आर्गुमेंटेटिव ऐसा डाला गया, अच्छे टॉपिक्स हैं, अगरचे लिख बहुत सकते हैं इसके ऊपर, इंग्लिश आनी चाहिए तो शर्त ही है। जैसे ये दोनों आर्गुमेंटेटिव, हम यस और नो दोनों पे बात कर सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसा ही है, आप बोल सकते हो हाँ सर, आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। इसमें कोई भी बच्चा किसी भी अंदाज से लिख सकता है और दोनों को नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये आप बोल सकते हैं हाँ भी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो ट्रू टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, तो आप कह सकते हैं ऐसा। फिर साइंटिफिक रीजन्स आते हैं, MCQs आते हैं, कुछ भी इस तरह से बता सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खराबी भी हैं। अच्छा, थर्ड और फोर्थ हमारे पास है एनालिटिकल या क्रिटिकल एसेस को हम कहते हैं। इसमें आपको यस और नो वाली बात नहीं है, जो बताया गया उसी को एक्सप्लेन करना है। एनालाइज हाउ स्मार्टफोन्स अफेक्ट स्टडी हैबिट, एनालाइज करें किस तरह से स्मार्टफोन हमारे स्टडी हैबिट को अफेक्ट करते हैं। तो ये एक है कि स्मार्टफोन का हमारे स्टडी हैबिट्स पर क्या असर होता है। दूसरा है एनालाइज हाउ AI हैज़ चेंज द वे स्टूडेंट्स लर्न, किस तरह से AI ने तालिब इल्मों की इल्म को जो है वो चेंज किया है, स्टूडेंट के सीखने के तरीके को तब्दील किया है। तो ये एसेस हैं, ये एनालिटिकल एसेस है। तो 2 आर्गुमेंटेटिव है, 2 एनालिटिकल है, क्रिटिकल एसेस है। बात समझ में आ गई? मैं आपको बाकी प्रोवाइड कर दूंगा, चाहो तो याद कर लो। ये सब बेहतर है कि खुद से लिखना जाए इस चीज़ों को, क्योंकि इस एसेस का मतलब है कि बहुत टॉपिक्स में बन सकता है आर्गुमेंटेटिव एनालिटिकल। अब वो ज़माना किया जब एक वर्ड का ऐसे आया करता था ना, कि 1 वर्ड लिखा हुआ है, 2 वर्ड लिखा हुआ है, इस पर ऐसे लिख दो। अब ये पूरे सेंटेंस डाल दिए इसमें, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में बताने रहते हुए जनरल बात नहीं करनी है, स्पेसिफिक होकर बात करनी चीज़ों पर, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चेंजिंग है जो मुझे दिख रही है इंग्लिश के पेपर में, कि बच्चे स्किल्स अपनी बेहतर कर सकते हैं इसकी वजह से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अच्छा कल जो ट्रांसलेशन हम कर रहे थे उसमें क्या था कि सॉरी, अच्छा कल जो ट्रांसलेशन कर रहे थे उसमें क्या था, एक 10 अलग अलग सेंटेंसेस शायद दिए गए थे या 5 दिए गए थे। अब इसमें क्या करना है बेटा कि इसमें आपको एक जो 9-10 में आता है ना उस तरह से किया गया है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ज़्यादा मतलब शायद चांसेस इसी के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है तो उस तरह से नहीं आएगा। उस तरह वैसे वो था भी बड़ा ऑकवर्ड, क्योंकि उसके अंदर वो ईडियम वगैरह प्रोवर्ब वगैरह डाले हुए थे, तो वो तो रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं। अब ये क्या है, ये अपनी इंग्लिश स्किल्स से आप लिख सकते हैं। तो मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, आप देखें किस तरह कर रहा हूँ। तो ये 9-10 में भी सीखा है आपने। करेज मीन्स बीइंग ब्रेव इवन व्हेन वी आर स्कैर्ड। तो करेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, करेज का मतलब होता है हिम्मत या हौसला, ब्रेव मतलब बहादुर, इवन वन मतलब स्कैर्ड मतलब होता है खौफजदा, ठीक है। तो करेज मीन्स बीइंग ब्रेव, बीइंग मतलब होता है होना, बहादुर होना या बहादुर बनना, ब्रेव मतलब बहादुर। करेज मीन्स बीइंग ब्रेव इवन व्हेन वी आर स्कैर्ड। तो हिम्मत में यहाँ ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिम्मत का मतलब है बहादुर बनना, बहादुर बनना या बहादुर होना। इवन व्हेन वी आर स्कैर्ड, उस वक्त भी जब हम खौफजदा हों। तो बेटा इसको उर्दू करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उस वक्त भी जब हम खौफजदा हों, हिम्मत का यही मतलब है, या हिम्मत का मतलब है बहादुर होना जब हम खौफजदा हों। तो ये इस तरह से 2-3 आगे पीछे हो सकता है, इसमें एकदम एग्जैक्टली हर बच्चा सेम इसको नहीं बनाएगा। हाँ, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेम आनी चाहिए इसकी। असल में आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ फायर फाइटर शोज करेज बाय सेविंग पीपल फ्रॉम द फायर।
फायर फाइटर के मतलब आग बुझ, ऐसे आग से लड़ने वाला लेकिन आग बुझाने वाला बेहतर वर्ड है। तो फायर फाइटर हो गया आग बुझाने वाला। करेज तो हिम्मत है, तो ये तो सेविंग बचाना। अ फायर फाइटर शोज करेज बाय सेविंग पीपल फ्रॉम द फायर। तो अ फायर फाइटर एक आग बुझाने वाला, एक आग बुझाने वाला शोज करेज। आप इसको वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। शोज करेज मतलब हिम्मत दिखाता है, शोज करेज हिम्मत दिखाता है बाय सेविंग पीपल फ्रॉम द फायर, लोगों को आग से बचाकर, लोगों को आग से बचाकर। ये इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक आग बुझाने वाला लोगों को आग से बुझाकर हिम्मत दिखाता है। मतलब ये तो वो जो बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो एकदम एग्जैक्ट एक पूरा जुमला पढ़ेंगे और पूरा एक साथ ट्रांसलेट कर देंगे। जिसको नहीं आती वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर लो, तब भी वहीं पहुंचोगे आप, मीनिंग सेम आ जाएगी। तो मैं वर्ड टू वर्ड कर रहा हूँ जो ज़्यादा आसान होगा तमाम बच्चों के लिए। आगे देखें, यहाँ तक हो गया। अब आ स्टूडेंट शोज करेज बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो क्या हो गया, एक तालिब इल्म हिम्मत दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, शोज करेज बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। कैसे बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास मतलब जमात, जमात के सामने बोल कर। स्पीकिंग मतलब बोल कर, तकरीर करके, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। या इस तरह भी लिख सकते थे, एक तालिब इल्म जमात के सामने बोल कर हिम्मत दिखाता है, या एक तालिब इल्म हिम्मत दिखाता है जमात के सामने बोल कर। तो उर्दू में भी तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अ डॉक्टर शोज करेज बाय ट्रीटिंग सिक पीपल। ये तो आसान है, ट्रीटिंग मतलब इलाज करना। एक अब डॉक्टर को तो यार डॉक्टर भी लिख सकते हैं, वैसे बेहतर डॉक्टर लिखा जाए, तबीब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर लिख दिया जाए तो इतनी मुश्किल उर्दू थोड़ी ना आती है आपको, तो कभी बार इंग्लिश को इंग्लिश में लिख देते हैं। डॉक्टर तो उर्दू में भी अक्सर डॉक्टर ही बोला जाता है, तबीब कौन बोलता है? एक अनपढ़ इंसान भी डॉक्टर ही बोल रहा होता है। तो एक डॉक्टर हिम्मत दिखाता है बाय ट्रीटिंग सिक पीपल, मतलब सिक पीपल मतलब बीमार लोगों का इलाज करके। नेक्स्ट क्या है, अ सोल्जर शोज करेज बाय डिफेंडिंग द कंट्री। डिफेंड मतलब होता है दिफा करना, तो ये तो बड़ा आसान दे दिया उन्होंने। एक सिपाही हिम्मत दिखाता है, कैसे भाई, बाय डिफेंडिंग द कंट्री, मुल्क का दिफा करके, या इस तरह भी एक सिपाही मुल्क का दिफा करके हिम्मत दिखाता है, एक ही बात है। करेज हेल्प्स अस टू डू द राइट थिंग। तो पहले यहाँ कॉमा तक लिखते हैं, करेज हेल्प्स अस टू डू द राइट थिंग मतलब हिम्मत हमें मदद करता है सही काम को करने में या सही चीज़ को करने में, या हिम्मत हमें सही या ठीक भी कह सकते हैं सही काम करने में मदद करता है या मदद देता है। इवन व्हेन इट इज़ हार्ड, जबकि वो मुश्किल हो। इवन व्हेन जबकि वो मुश्किल हो, मतलब मुश्किल काम भी होगा तो हिम्मत से वो चीज़ काम हो जाता है। करेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव। हिम्मत हमें, स्ट्रॉन्गर मतलब ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत भी कह सकते हैं, ज़्यादा मजबूत, और इफेक्टिव मतलब होता है मौसर, पूरा असर भी लिख सकते हैं, और मौसर बनाता है। तो ये देखो इस तरह से हमने, बहुत इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं, आप देख सकते कितने इजी फ्लो में हमने इसको कर लिया। तो ये ट्रांसलेट मतलब पैराग्राफ वाइज जैसे 9-10 में आपने किया था वैसे आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर ऑथेंटिक ऐसा, तो इसी तरह से आना है। तो इसके लिए कि इंग्लिश स्किल्स ही काम आएंगे और तो कुछ काम नहीं आएगा आपको। अगर आपको पता है सर ये तो हम भी कर सकते हैं, जो आपने किया तो ओके है, आपकी तैयारी हो गई इसकी 10 नंबर की। ये 10 मार्क्स का हो गया पूरा हमारे पास ही, तो ये 10 नंबर का ही, तो 10 नंबर का ही ना होता और कितने नंबर का निकले ऊपर, क्या लॉन्ग है क्या? तो बेटा यही के करने में हालत ख़राब हो जाएगी बच्चे की जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी, इसमें मेहनत लग जाएगी। और अगर किसी को नहीं आता नहीं करना तो पूरा 6 महीने भी पढ़ता रहेगा तो शायद वो ये नहीं कर पाए, क्योंकि उसको टेंसेस, वर्ड की मीनिंग सब कुछ सीखनी पड़ेगी कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जिसको बचपन से मेहनत की है तो उसके लिए हलवा, वो कहते सर ये तो हमें करना आती है, इतनी ट्रांसलेशन किसको नहीं आती। तो बेटा ये 10 नंबर उन बच्चों के लिए आसान है जिनको वाकई में इंग्लिश बचपन से जिन्होंने मेहनत की भी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, पूरा साल भी लगा लो तो नहीं आएगा करना, ये कैसे होता है ये। तो क्या मैं जाहिर सी बात है टेंस बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगा आपको बैठा के, इधर पेरेंट सिंपल है, आती है, ते आता है इसमें और ये होता है, खुद कर वगैरह यार आप भी बोलोगे सर क्या पढ़ा रही है सब चीज़ें। समझ में आ गई बात सबको? लास्ट इसके बाद क्या हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास दैट इज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन ही है, ठीक है, सीन नहीं है, अनसीन कल भी था आज भी अनसीन ही।
रीड द फॉलोइंग पैसेज है भाई, आंसर बताएं और मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट सूटेबल टाइटल। तो मैंने प्रेसी को मना किया है, कहा है कि पैसेज करें, तो एक और पैसेज के हमारे पास तैयारी हो जाएगी। इस तरह कल एक पैसेज तो प्रैक्टिस करा दिया, आज एक और करा दूंगा, तो 2 पैसेज से भी हमें आइडिया हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यू हैव टू रीड द पैसेज। आप पैसेज को रीड आउट करते हैं। जैसे गेटिंग इन्वाइटेड टू एन इंटरव्यू मीन्स यू हैव पास द फर्स्ट हर्डल, मतलब अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई तो उसका मतलब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। योर एप्लीकेशन मस्ट हैव मेड अ गुड इंप्रेशन, आपने जो एप्लीकेशन जमा कराई है यकीनन जो CV वगैरह है उसने एक अच्छा तासुर कायम किया है इंटरव्यूअर पर, तभी वो आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू टू मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की, ताकि आप मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकें, मतलब आपको जॉब मिल जाए। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। फर्स्टली यू कैन डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट अबाउट द एम्प्लॉयर एंड द जॉब। सबसे पहले आप क्या करें, कुछ रिसर्च को तहकीक करें और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो आपको काम, जो आपकी कंपनी है उसके बारे में और जॉब के बारे में थोड़ी सी तहकीक करें कि वो कंपनी क्या है, उसकी हिस्ट्री जाने, वो क्या काम करती है, वो सब थोड़ा सा पढ़ लें। आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन पैक और स्पीक टू द पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी, मतलब आप कंपनी वालों से भी मांग सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन पैक दे दें, कोई वेबसाइट या कोई PDF दे दें जिसमें कंपनी की डिटेल्स हो, जिसको मैं पढ़ लूँ। या आप उन लोगों से बात भी कर सकते हो जो कंपनी में काम करते हैं कि बताओ कंपनी के बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो। प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस यू माइट बी आस्क्ड, उन सवालों की तैयारी करें जो शायद पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में आपसे। तो बहुत आसान इंग्लिश लिखी हुई है। सम कॉमन वंस आर द रीजंस व्हाई यू वांट टू जॉब, कुछ आम सवालात क्या है कि सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जॉब आपको चाहिए क्यों, व्हाई यू वांट दिस जॉब। वेदर यू हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर, ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इस तरह का काम पहले कभी किया है, ये जॉब पहले कभी आपने की है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर टू रन द रिस्क ऑफ अराइविंग लेट। एक और अहम पॉइंट क्या है कि कभी भी आप लेट नहीं पहुंचे इंटरव्यू में, मतलब देर से ताखिर से ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग मेकिंग अ डमी रन इन एडवांस टू सी हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक। मिसाल के तौर पे आप डमी रन से मुराद ये होता है कि प्रैक्टिस रन करें, मतलब एक बार आप चले जाए कंपनी इंटरव्यू से पहले ताकि आप देख लें कि सफ़र कितना वक्त लेता है। मतलब एक दिन पहले चले जाए, 2 दिन पहले चले जाए कि कितना टाइम लगेगा, उसके लिहाज से घड़ी देखकर घर से निकले। पता लगा आपने सोचा कि आधे घंटे का रास्ता है और वो 1 घंटे का रास्ता हो गया, तो आधे घंटा आप लेट पहुँचेंगे। तो यही चीज़ है, डमी रन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू 2 बार लिख दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू गिव प्लेंटी ऑफ थॉट्स टू व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। ये भी बहुत अहम है कि आपके पास बहुत से ख्यालात होंगे कि क्या चीज़ आप पहन कर जाएंगे, किस तरह की ड्रेसिंग आप करके जाएंगे। दिस विल डिपेंड ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, ये डिपेंड करेगा किस तरह की जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं। देयर इज़ नो नीड टू बाय अ न्यू आउटफिट, कोई ज़रूरत नहीं नया कपड़ा खरीदने की इंटरव्यू के लिए, बट एम टू लुक नीट एंड टाइडी, लेकिन साफ सुथरे दिखें, सिंपल सी बात है। तो कोई जो पुराना कपड़ा है वही पहने बट साफ सुथरा पहने। यू नीड टू मेक अ गुड इंप्रेशन, आपको एक अच्छा तासुर कायम करना इंटरव्यू पर जो आपको जॉब दे। बहुत बेसिक पैसेज समझ में आ गया सबको, ये खुद भी पढ़ सकते थे आप, समझ में आ सकता था कि कोई इतना मुश्किल पैसेज नहीं है। मुश्किल पैसेज भी होते हैं लेकिन दे नहीं रहे, कल भी आसान पैसेज ही था, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर था। फर्स्ट है नेम 2 थिंग्स यू कैन डू टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 2 काम जो आपको करना है, तो फर्स्टली पहला तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्टली यू कैन डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट अबाउट द एम्प्लॉयर एंड द जॉब, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन पैक और स्पीक टू द पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी, प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन यू माइट बी आस्क्ड। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, अच्छा बहुत लंबा ये सवाल हो जाएगा यहाँ पर ना, 1 मिनट। ओके, फर्स्टली यू कैन डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट अबाउट द एम्प्लॉयर एंड जॉब, पहले मतलब यहाँ से यहाँ तक कर लें आप क्वेश्चन 1 के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर टू रन द रिस्क ऑफ अराइविंग लेट, ये यहाँ से यहाँ तक कर लें, वो इतना लंबा उन्होंने लिखेंगे पूरा, तो ये पहले का आंसर हो गया ये। सेकंड है व्हाई इज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्लान योर जर्नी टू द इंटरव्यू इन एडवांस, प्लान करना जर्नी हो क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पर यहाँ से कर ले। कंसिडरिंग मेकिंग अ डमी रन इन एडवांस टू सी हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से इसका सेकंड का आंसर हमारे पास हो जाएगा। थर्ड है क्लासीफाई द वर्ड, तो ये 2 ही सवाल हमारे पास पीछे से आ रहा है, थोड़ा बहुत नोक पलक सवार सकते हैं इसकी आप, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ डायरेक्टली कि ये आंसर है, बाकी थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है क्लासीफाई द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड क्लास किसे कहा जाता है भाई, लाइक जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कल भी आ रहा था ये सवाल। अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी भी पढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी पढ़ सकते हैं। अमेरिकन्स पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी, टी को टी का साउंड देते हैं। ब्रिटिश जो है वो अपॉर्चुनिटी इस तरह से साउंड करते हैं, तो आजकल लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, टी का साउंड दे रहे होता है, आपने देखा होगा कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो वो अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो वैसे हमें ये चीज़ नहीं देखनी, हमें क्या देखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ITY जब आ गया एंड में तो सिंपली बेटा सिंपल ही हमारा नाउन हो गया। स्कार्सिटी, पॉवर्टी, अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, डिग्निटी, सब नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। टी वाई जो है ना हमारा सफिक्स होता है नाउन का, 9th क्लास में पढ़ा होगा यार ये सब। न्यू क्या हमारे पास होता है, न्यू इज एन एडजेक्टिव, चूंकि न्यू किसी नाउन को क्लासिफाई कर दे, दिस इज अ न्यू मार्कर, तो मार्कर को नाउन को क्लासिफाई करे तो एडजेक्टिव। न्यू जब भी लगाते हैं तो किसी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं। प्रिपेयर, ये तो बड़ा आसान, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, प्रिपेयर्ड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। क्लियर है, कोई मसला? ओके। चौथा है पॉइंट आउट वन रेगुलर एंड वन इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर तो पहले लाइन में मिल जाएगा शायद हमें। गेटिंग इन्वाइटेड, गेटिंग इन्वाइटेड यार तो शुरू में मिल गया हमें, चलो उसको गेटिंग हमारा इरेगुलर है, इन्वाइटेड हमारा रेगुलर है, लेकिन चलो छोड़ो फिलहाल अभी जरा देखें, मैं इससे बेहतर आंसर निकालता हूँ, एक ही लाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये गेटिंग जो है ना यहाँ पर एक असल में ये वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन है ये, जेरेंड है ये, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। इन्वाइटेड भी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेहतर निकालते हैं। टू एन इंटरव्यू मीन्स तो आ ही गया यार, मीन्स हमारे पास क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि मेंट इसकी सेकंड फॉर्म होती है ना, मेंट तो इरेगुलर हो गया। यू हैव पास्ट, अब यार तो पहले लाइन में मिल जा रहा, अब क्या करें, अब आगे कौन जाएगा, पास्ट हो गया हमारा रेगुलर, मतलब बहुत भरे पड़े होंगे, पूरा खजाना होगा इसमें रेगुलर वर्ब का। आपको पहले दूसरे लाइन में मिल जा रहा है, आप लिख दो। क्लियर है, ये तो शुरू के 2 वर्ड में मिल गया था, बट देखा जाए तो समझ में आ गया रेगुलर वर्ब किससे कहा जाता है, ये तो बहुत बेसिक है। 5वां है सजेस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अब ये पैसेज को एक टाइटल अपनी मर्जी से दे रहे हैं, क्योंकि सीन कंप्रीहेंशन नहीं है, अनसीन है, तो और बच्चा अपनी मर्जी के पैसेज दे सकता है। तो सिंपल इस तरह हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ गेटिंग रेडी फॉर इंटरव्यू, गेटिंग रेडी फॉर एन इंटरव्यू, या तो इंटरव्यू के लिए तैयार होना, तो वो आप अपनी मर्जी से भी कुछ इसको दे सकते हैं, मैंने जल्दी में ये दे दिया, तो इस तरह का कोई जरूरी नहीं एक वर्ड का टाइटल हो, 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड का भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो बट ये हमारे पास जो है वो इंग्लिश में जो हमने देखा कि जो चीज़ें हमारे पास थी, तो मसला क्लियर है। तो ये असल मॉडल पेपर है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसको यहाँ सॉल्व किया। भाई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो आपको जाहिर सी बात अलग से मैं PDF और मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्व करूँगा मैं आज, चुके अभी तो टाइम नहीं मिला मुझे, कल ही आया ही, तो 1-2 दिन लगेगा, सॉल्व कर लूँगा पूरा मैं, तो उसके साथ PDF भेज दूँगा सॉल्व मॉडल पेपर, तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है?